सीआरपीसी सेक्शन 2 कुछ डेफिनेशन बताई गई है जी, जो ये आपके सामने है। चलो करते हैं इनको एक्सप्लेन। पहले ये है कि बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है, यानी कि जमानती अपराध वो अपराध होता है जिसमें अपराधी को जमानत थाने से ही मिल जाती है, यानी कि जिस आयु के पास में मुकदमा है वही उसको जमानत दे सकता है जी, कोर्ट में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑफेंस होते कौन से हैं, ये बात हमको आईपीसी के हर सेक्शन में बताई गई है कि ये जो सेक्शन होगा वो बेलेबल होगा या फिर नॉन बेलेबल होगा। इसी तरह जो अदर एक्ट होते हैं उस एक्ट के अंदर भी लिखा होता है कि अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई इंसान अपराध करता है तो वो जमानती होगा या फिर गैर जमानती होगा। अगर वो जमानती है तो थाने से जमानत उसको मिल जाएगी, कोर्ट में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उसकी वैलिडिटी कब तक की होगी, जब तक उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दर्ज नहीं हो जाती, यानी कि जब जैसे ही उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया वो वैलिडिटी खत्म, अब उसको कोर्ट से जमानत लेनी पड़ेगी जी। ठीक है। चार्ज, चार्ज का मतलब आरोप। कोई भी इंसान किसी के ऊपर आरोप लगाता है, ये हत्यारा है, ये तो बलात्कारी है, तो चोर है, तो डाकू है ना, तो ये क्या हो गए, आरोप हो गए। अब आरोप कैसे लगेंगे, वो तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लगेंगे, या किसी की सूचना देनी पड़ेगी पुलिस को कि ऐसे ऐसे मेरे मोहल्ले में एक चोर है, आरोप लगा दिया जी। अब पुलिस क्या करेगी, या तो एप्लीकेशन गई है या फिर फोन पे सूचना मिली है। अब पुलिस क्या करेगी, पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या बात पता चलेगा कि जो आरोप लगाया है या तो वो सच्चा निकलेगा या फिर झूठा निकलेगा, दो ही पॉइंट निकलेगा ना, या सच्चा या झूठा। आरोप तो लगा दिया, उसी को हम बोलते हैं जी चार्ज, एलिगेशन। ठीक है। अब वो अगर मामला सच्चा निकल गया तो बन जाएगी चार्जशीट। अगर मामला सच्चा बन गया इन्वेस्टिगेशन में तो बन जाएगी चार्जशीट, यानी कि किसी ने उसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया और मामला इन्वेस्टिगेशन में लगा कि हाँ तो सच में ही चोर है, इसने वहां पे चोरी की है, तो लग जाएगी जी चार्जशीट। अदरवाइज 182 लग जाएगी। अगर कोई पुलिस को ऐसी झूठी सूचना देता है ना, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाता है, 182 का मुकदमा पुलिस कर सकती है। कोग्निजेबल ऑफेंस। कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब ये अपराध बहुत सारे होते हैं, जैसे मर्डर का हो गया, किसी को मरने के लिए मजबूर करना हो गया, किसी से फिरौती मांग ली, कि लूट का मामला हो गया, चोरी का मामला होगा, किसी को किडनैप कर लिया, ऐसे ऐसे मामले सब क्या है, ये सब कोग्निजेबल ऑफेंस। अगर पुलिस को पता लगा कि कोई कहीं पे चोरी कर रहा तो जाते ही गुद्दी पकड़ लेगी भाई, क्योंकि और सामने वाला ये कहेगा वारंट दिखाओ, वारंट दिखाएं वारंट। कोग्निजेबल ऑफेंस यानी कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कंप्लेंट, शिकायत। कोई भी इंसान किसी की शिकायत करता है, जैसे हम अपने भाई बहन की शिकायत कर देते हैं पापा के सामने, किसने आज मेरे को डांटा, इसने ये किया है ना, स्कूल में मैडम के सामने, टीचर के सामने, क्लासमेट की शिकायत कर देते हैं, वही होते हैं जी कंप्लेंट। कोई भी इंसान अगर किसी इंसान की शिकायत करता है पुलिस के सामने कि इस इंसान ने मेरे को मारा, इसने मेरे को गाली दी, इसने मेरे को धमकी दी, कंप्लेंट कर दी पुलिस के सामने, यानी शिकायत कर दी। क्या पुलिस भी शिकायत कर सकती है? पुलिस शिकायत करेगी मजिस्ट्रेट साहब से, ये शिकायत करेगी कि ये कोई इंसान है, इसने कोई नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कर दिया जी। हम सीखेंगे, देखो ये रहा एल पे, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस। अब पुलिस जाएगी मजिस्ट्रेट साहब के पास में और शिकायत करेगी कि ऐसे ऐसे किसी इंसान ने ना नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस किया है, हमको उसको गिरफ्तार करना है जी। और शिकायत कहाँ की? मजिस्ट्रेट साहब की। अब मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, वारंट जारी कर दें, हाँ जाके गिरफ्तार करो। तो पुलिस भी शिकायत दर्ज कर सकती है किसी भी अपराधी के बारे में कि हमको उसको पकड़ना है तो हमको वारंट दीजिए। तो पुलिस ने क्या कर दिया, पुलिस कंप्लेन कर दिया मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जब मामला नॉन कोग्निजेबल का। कोग्निजेबल में तो भैया डायरेक्ट ही गिरफ्तार कर लेगी ना। हाई कोर्ट, किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है उसको हाई कोर्ट बोलते हैं जी। ठीक है, ये बात तो आपको खैर पता भी होगी। अब हाई कोर्ट, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा ही होगा, लेकिन एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट का भी हो सकता है, लाइक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब। ठीक है। अब हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो हरियाणा का भी हाई कोर्ट है और पंजाब का भी हाई कोर्ट है, और चंडीगढ़ का भी हाई कोर्ट है, यानी कि चंडीगढ़ एक यूटी है, चंडीगढ़ का भी हो गया, हरियाणा का भी होगा और पंजाब का भी हो गया। तो एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा ही होगा, लेकिन एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट का हो सकता है। उस स्टेट का सबसे बड़ा कोर्ट, यानी कि उस कोर्ट का जो क्राइटेरिया होगा, जहां तक की वो कोर्ट है उस कोर्ट तक वो उस एरिया के मामले की वो सुनवाई कर सकती है जी। ठीक है, ये चीज मैं आगे सिखाता हूँ, ये चीज आपको। इंडिया, इंडिया यानी कि भारत, यानी कि अपना देश नहीं। सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इंडिया का मतलब ये है कि जहां पर सीआरपीसी लागू है उसी को इंडिया कहा जाएगा जी। जैसे जब सीआरपीसी बना था तब सीआरपीसी नागालैंड में लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, तो वो सीआरपीसी के लिए वो भारत भी नहीं था। जहां पे सीआरपीसी लागू है उसी को इंडिया कहा जाएगा जी। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 के बाद में तो सीआरपीसी पूरे भारत पे लागू है, तो पूरे भारत पे लागू है तो मतलब पूरे भारत पे सीआरपीसी लागू, तो इंडिया का मतलब भी पूरा भारतीय हो गया। ठीक है। इंक्वायरी यानी कि जांच, किसी भी चीज की जांच करना, वो असली है या नकली है, उसी को बोलते हैं जी इंक्वायरी। जैसे कोर्ट में कोई सबूत आ गया, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आ गई, जज साहब को लगा कि भैया वीडियो के साथ छेड़खानी किया गया है, तो वीडियो, तो वो जज साहब क्या ऑर्डर देंगे, भैया इंक्वायरी करो, इंक्वायरी, ये कितना सच्चा है और कितना झूठा है। बात समझ में? असली और नकली की पहचान करने के लिए किसी ने अपना आधार कार्ड दे दिया कोर्ट में, कोर्ट में जज साहब ने देखा, अरे यार आदमी दिखने में 60 साल का लग रहा है और ससुरा
आधार कार्ड में 40 साल का लग रहा है, ये क्या मैटर है? को जज को हुआ शक, तो जज क्या करेंगे, अरे भाई इस आधार कार्ड की एक बार इंक्वायरी करो, ये कितना सच्चा है कितना झूठा है। बात पता चली। किसी भी चीज की असली और नकली बात को पता लगाने के लिए की जाती है जी जांच, कि वो कितना असली है और कितना नकली है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। इन्वेस्टिगेशन, सच को जानने के लिए, यानी कि कोई भी अगर प्रूफ है वो कितना सच्चा है और कितना झूठा है, उसके लिए की जाती है जी इन्वेस्टिगेशन। सच को बाहर निकालने के लिए जो पूछताछ की जाएगी उसी को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन या पूछताछ बोल देते हैं। जैसे कोई एविडेंस मिल गया, अब वो एविडेंस कितना सच्चा है और कितना झूठा है उसके बारे में पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस के पास में एक रिपोर्ट आ गई, पुलिस के पास में कंप्लेंट आ गई कि मेरे ससुराल वाले ने मुझसे दहेज मांगा है। अब पुलिस क्या करेगी, उस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये बात कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है, उसी को बोलते हैं जी इन्वेस्टिगेशन। आपने सीआईडी भी देखा होगा, ठीक है। अब कोई किसी लाश के पास से कोई चाकू मिल गया और लाश को लगी हुई है गोली। अब पुलिस क्या सोचेगी, भैया कत्ल तो गोली से हुआ है, पास में चाकू मिला, तो ये क्या जुमला है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। तो उस मामले की वो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये मामला है क्या, इसके क्या पता हमको गुमराह करने के लिए। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन करेगी सच को बाहर निकालने के लिए, उसी को बोलते हैं जी इन्वेस्टिगेशन। जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी कि कोर्ट के अंदर जिस प्रोसेस से काम होता है ना, उसी को बोलते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग। जैसे किसी गवाह को बुलाना है, तो क्या कहेंगे वकील साहब, जज साहब क्या मैं अपने गवाह को बुला सकता हूँ? बुला सकते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग है, गवाह आ जाएगा। अब जो गवाह आएगा वो उस कैटेगरी में आएगा या इस कैटेगरी में आएगा, ये भी समझ में आई बात। उस कैटेगरी में कौन आता है, अपराधी, इस राइट हैंड साइड में अपराधी, और इस साइड में कौन आता है, जो गवाह होते हैं, जिसको गवाही देनी पड़ी या फिर जिसने एप्लीकेशन दी है, ठीक है, तो वो इस साइड में आ जाएगा। तो ये भी क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। अब कोई व्यक्ति प्रूफ पेश कर रहा है, देखो जी ये मेरे पास प्रूफ है। अब जज साहब क्या कहेंगे, भाई सच्चा है झूठा है पहले बता दे, क्या पता हमको इंक्वायरी ना करवानी पड़ जाए। तो क्या कहेगा जी, मैं आप जैसे भरोसा करना चाहो, चलो ठीक है आप कसम खाओ, ठीक है जी मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। अब जो शपथ लेगा, जो कसम खाएगा, जो ओथ लेगा, वो क्या है, वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और कसम को बताता है आपका आईपीसी सेक्शन 51 ओथ को, ठीक है। कोई भी इंसान अगर जैसे भैया मैं जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कसम खा के कहता हूं, तो आईपी सेक्शन 51, ये भी क्या है, जुडिशियल प्रोसीडिंग है। लोकल जुडिक्शन का मतलब ये है कि भैया जो भी मजिस्ट्रेट है उसका एरिया कहां तक है, और जहां तक उसका एरिया है ना वहां तक के मामले की वो सुनवाई कर सकता है जी। देखिए कैसे, और वहां उस एरिया में किसी को भी गिरफ्तार करने के लिए वो वारंट भी जारी कर सकता है। देखिए कैसे, यही चीज बता रहा था मैं आपको हाई कोर्ट का। अब क्लियर करता हूं। मान के चलिए ये पूरा स्टेट है और मैंने आपको बताया कि पूरे स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। अब उस हाई कोर्ट के अंडर में कौन सा एरिया है, ये पूरा स्टेट है, ये पूरा क्राइटेरिया आ गया। अब यहाँ पे कोई भी अपराध होता है ना इस स्टेट के अंदर, तो वो इंसान कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में जा ही जा सकता है, क्योंकि ये एरिया हाई कोर्ट के अंडर में। बात समझ में आई। अब बन गया ये कोई डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे आ गया कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपका, ठीक है, यानी कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट है या फिर कोई सेशन कोर्ट है। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ में कोई अपराध हो गया तो वो इसे अपने डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में जा सकता है ना, जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो मजिस्ट्रेट बैठा है, जज बैठा है, उसका क्या है, उसका ये लोकल जुडिक्शन है, इस यहाँ इस एरिया की सुनवाई करेगा ही करेगा। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट हो गया ये, यहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ में अपराध हो गया, अब वो इंसान यहाँ के इस डिस्ट्रिक्ट में केस लगाएगा तो एक्सेप्ट होगा, नहीं होगा। क्यों एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो इसका लोकल जुडिक्शन में नहीं है तो मतलब यहाँ पे केस वो नहीं कर सकता, वो अपने ही एरिया में केस कर सकता है। लेकिन क्या वो हाई कोर्ट में केस कर सकता है, हाई कोर्ट में तो केस कर ही सकता है, क्योंकि ये पूरा एरिया किसके अंडर में आता है, हाई कोर्ट के अंडर में आता है। एक चीज और सीख लो, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में बन गया, सॉरी अंदर बन गया एक एसडीएम, यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट बन गया, यहाँ बैठता है एसडीएम। इस एरिया के अंदर अगर कोई इंसान अपराध करता है तो क्या एसडीएम उसको गिरफ्तार कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई एसडीएम बैठा हुआ है, ये भी डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे भी कोई एसडीएम कोर्ट है, इस एरिया में कोई लड़ाई दंगा हो गया दो लोगों के बीच में, क्या वो इस एसडीएम के पास में जा सकते हैं, नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस एसडीएम के पास में वो लोकल जुडिक्शन है ही नहीं। इस एसडीएम की लोकल जुडिक्शन इसी एरिया में यहाँ तक के मामलों की वो सुनवाई कर सकता है, किसी इंसान को अपने पास बुला सकता है, ये एसडीएम इस एरिया की। और वो जो पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डीएम बैठता है, फर्स्ट कैटेगरी का मजिस्ट्रेट बैठता है, सेकंड कैटेगरी का मजिस्ट्रेट बैठता है, चीफ मजिस्ट्रेट बैठता है, उसका वो क्राइटेरिया होगा। वह अरे जैसे कोई यूपी का आदमी हरियाणा में रहने के लिए आ गया, हरियाणा में उसके साथ कोई अपराध हो गया, तो क्या वो यूपी में जाके केस करेगा, क्या
नहीं, जहां पे उसके साथ अपराध हुआ ना, जिस इस एरिया में अगर उसके साथ अपराध हुआ है तो ये एरिया किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस मजिस्ट्रेट के अंडर में आता है, वहां पे जाके अपना केस कर सकता है। बस समझ में, ये हो गया जी लोकल जुडिक्शन। देखिए डियर, लॉ है ना, लॉ रटने की चीज नहीं है। और अगर कोई इंसान ये सोचता है कि लॉ रटने की चीज है तो वो छोड़ दीजिए, जो चीज बस की नहीं है ना बेशक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लॉ प्रैक्टिकल चीज है, जैसे मैथ होता ना, कभी भूले हो 2 का पहाड़ा, 2 दूनी 4, ये चीजें भूले हो, नहीं भूलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है मैथ। लॉ भी प्रैक्टिकल चीज है, जिस दिन इसको प्रैक्टिकल समझोगे सारा आ जाएगा, और रट्टा मारोगे कभी नहीं आएगा। और अगर आप लॉ का कोई भी सब्जेक्ट पर्सनली पढ़ना चाहते हैं ना, जैसे आपका एविडेंस एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आईपीसी सीआरपीसी, कोई भी लॉ का सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हो और प्रैक्टिकल पढ़ना चाहते हो तो आप स्पेशल ट्यूशन उसकी ले सकते हो। मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर स्क्रीन पे दे दूंगा, ठीक है। लोकल जुडिक्शन समझ में आई, जहां तक उस मजिस्ट्रेट के क्राइटेरिया, जहां तक उसकी पावर है, उसी को बोलते हैं लोकल जुडिक्शन। मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया वो एरिया होता है, वो शहर होता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा की होती है। लाइक आपका अहमदाबाद हो गया, आपका मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, ये क्या है, इनमें 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो मजिस्ट्रेट होगा, वहां पे जो, जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट का जो मजिस्ट्रेट है वो तो एक मजिस्ट्रेट ही है, लेकिन अगर मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, मेरा जो शहर है, अगर वो शहर मेट्रोपॉलिटन एरिया होता तो तब उसके मजिस्ट्रेट को बोलते हैं एमएम, यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये चीज़ आगे सिखाता हूँ, सारी चीज़ सिखाता हूँ आपको, सेक्शन 3, 4, 5, 6, ये सारी चीज़ें सीख जाओगे आप। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सकती बिना वारंट के, यानी कि वारंट लेना पड़ेगा। वो चीज़ सिखाई थी ना मैंने, कि उस इंसान की कंप्लेन करेगी मजिस्ट्रेट साहब के पास में, पुलिस कंप्लेन करेगी कि ऐसे ऐसे अपराधी ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, हमको गिरफ्तार करना है, तो हमको परमिशन दीजिए। कंप्लेन की है उसकी, शिकायत कर दी, फिर मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उनको ऑर्डर दे देंगे, वारंट दे देंगे, हाँ जाके कर लो गिरफ्तार। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते कौन से हैं, आईपीसी के हर सेक्शन के अंदर बताया होता है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा और ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होगा। लेकिन आईपीसी के अंदर 1 से लेके 511 तक की धाराएं हैं, कहने को इनके सब सेक्शन मिला के बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब इतने सेक्शनों में क्या याद रखना आसान है कि कौन सा सेक्शन कॉग्निजेबल होता है और कौन सा सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल होता है? अगर याद रखना आसान है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे याद नहीं होता ना तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको एक ऐसा वीडियो बना के दे दूंगा, कभी नहीं भूलोगे, मेरे को भूल जाओगे, ये नहीं भूलोगे कि आईपीसी का कौन सा सेक्शन कॉग्निजेबल होता है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल होता है, ऐसे चुटकियों में, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल आईपीसी के हर सेक्शन के अंदर बताया गया। नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना, पहले से कोई जानकारी दे देना, जैसे कोर्ट की 5 दिन की छुट्टी है तो क्या 5 दिन के बाद नोटिफिकेशन लगाया जाएगा छुट्टी जाने के बाद? नहीं, पहले नोटिस लगा दिया जाएगा कि कल से या परसों से कोर्ट की 5 दिन की छुट्टी है। अब दिवालियों पे बैंक वालों की 15 दिन की छुट्टियां हैं, तो पहले नोटिफिकेशन लगा देंगे बाहर कि 3 तारीख के बाद में, 5 तारीख के बाद में, 15 तारीख के बाद में कोर्ट की 10 दिन की छुट्टियां। पहले से ही अगर कोई जानकारी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन बोल देते हैं जी, अधिसूचना, पहले से जानकारी, ठीक है। ऑफेंस यानी कि अपराध, ये तो बताने की जरूरत होगी नहीं, चलो बता देते हैं। कोई भी इंसान अगर कोई ऐसा काम करता है जिसकी सजा आईपीसी में या किसी एक्ट के अंदर बताई गई है कि ऐसा करना अपराध है और उसकी सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी, उसी को बोलते हैं जी ऑफेंस। देखिए कैसे, अब कोई इंसान आ रहा है सामने से, मैं उसके सामने ऐसे खड़ा हो गया, तो क्या मैंने अपराध कर दिया? नहीं किया। लेकिन अब वो इंसान क्या करेगा, वो इंसान इधर से निकलेगा तब मैं यहां आ गया, फिर वो इधर से निकलेगा तब मैं यहां आ गया, अब वो इधर से निकलेगा तब मैं यहां आ गया, फिर इधर से जाएगा अब मैं यहां आ गया, मैं उसका रास्ता रोक रहा हूं कि अब मैंने अपराध कर दिया, अब मैंने अपराध कर दिया। 342 का ऑफेंस, यानी कि जिसके बारे में आईपीसी के अंदर ये बताया गया है कि बेटा जी ऐसा करना अपराध है और अगर आप ऐसा करोगे तो आपको सजा मिलेगी, या फिर किसी एक्ट के अंदर बताया गया। जैसे आईपीसी के अंदर नहीं बताया गया कि अगर आप पत्नी को खाना नहीं दोगे तो कोई ऑफेंस होगा, आईपीसी के अंदर नहीं बताया, लेकिन उसके लिए एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना दिया कि अगर आप पत्नी को खाना नहीं दोगे तो बेटा जी आपको 1 साल के लिए जाना पड़ेगा, या फिर 20,000 रुपये तक आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है। एविडेंस, वो कोई भी एक्ट आपको पढ़ना तो मेरे को बता दीजिए। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, देखो एक थाना होता है जी, थाने का डेफिनेशन हमको यहाँ मिलेगा पुलिस स्टेशन एस के अंदर। थाना कौन बनाता है? थाना बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, और उस थाने के अंदर बैठेंगे कौन? पुलिस अधिकारी, और उस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होगा कौन? ये बात बता रखिए जी आपका ओ के अंदर। देखो कोई भी जो आईयू ऑफिसर होता है वो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बन सकता है। अब आईयू कौन होता है? आईयू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। एक कांस्टेबल हो सकता है? कहने को तो नहीं हो सकता,
लेकिन मैं साबित कर दूंगा कि हो सकता है। देखिए कैसे, क्या एक एएसआई थाने का इंचार्ज हो सकता है? नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है। कोई एसआई थाने का इंचार्ज हो सकता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? अब सीखिए। देखो, ये जो वर्ड लिखा ना मैंने, इसके लिए कोर्स करना पड़ता है जी पुलिस वालों को, लोअर कोर्स, लायर बोल देते हैं, लोअर लोअर क्लास कोर्स। इसका ट्रेनिंग होता है पुलिस वालों का स्पेशल, और ट्रेनिंग होता है तकरीबन 3 से 4 महीने का ट्रेनिंग होता है। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें यही पढ़ाया जाता है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, मतलब जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट करवाया जाता है। ये नहीं कि जीरो से लेकर सारा, जैसे सारी आईपीसी करवा दी, जैसे सारी सीआरपीसी करवा दी, नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस एक्ट में 5 या 6 सेक्शन ही करवाते हैं, ज़्यादा नहीं करवाते बस। यानी कि जो ज़्यादा, आईटी एक्ट में 5 सेक्शन करवा दिए, पूरा आईटी एक्ट नहीं करवाते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इस कोर्स के अंदर, वो करवाया जाता है। अगर वो कोर्स किसी ने पास कर लिया, यानी कि वो लोअर कोर्स किसी ने अगर कर रखा ना, तब बनता वो आईयू। अब अगर किसी कांस्टेबल ने अगर वो कोर्स कर लिया, तो वो कांस्टेबल क्या बन जाएगा? आईयू बन जाएगा, और उसको कहने लग जाएंगे हेड कांस्टेबल। बात समझ में आई? लेकिन अगर एक एएसआई है और उसने वो लोअर कोर्स नहीं कर रखा, तो क्या उसको हम आईयू कहेंगे? उसको हम आईयू नहीं कहेंगे, क्योंकि उसने लोअर कोर्स नहीं कर रखा। और जिसने आईयू नहीं कर रखा, जिसने लोअर कोर्स नहीं कर रखा, यानी कि अगर वो आईयू नहीं है तो थाने का इंचार्ज भी नहीं बन सकता। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है थाने का इंचार्ज बनने के लिए कि वो ऑफिसर एक आईयू ऑफिसर होना चाहिए। आईयू ऑफिसर कब होगा? जब उसने कोई लोअर क्लास कोर्स कर रखा हो। वो कैसे होता है? वो पुलिस वालों की ट्रेनिंग के दौरान हो जाता है, ट्रेनिंग के बाद भी हो जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक बार पुलिस में भर्ती हो गए तो ऑटोमेटिक होगा, उसके बाद फिर एग्जाम होगा। फिर एग्जाम जिसने पास किया फिर वो लोअर क्लास में जाएगा, लोअर क्लास के बाद फिर बन जाएगा वो आईयू। एक एसआई है, उस एसआई, वो एसआई तो बन गया, लेकिन उसने कोई लोअर क्लास कोर्स नहीं किया। नहीं किया मतलब वो आईयू नहीं है, और आईयू नहीं है तो वो थाने का इंचार्ज नहीं बन सकता। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ी। तो अगर कोई कांस्टेबल है जिसने आईयू का कोर्स कर रखा है, अगर वो हेड कांस्टेबल बन जाएगा, फिर वो थाने का इंचार्ज भी बन सकता है। और वहीं पर अगर कोई एसआई है, उस थाने के अंदर ही एसआई को तैनात है, उसने आईयू का कोर्स नहीं कर, लोअर कोर्स नहीं कर रखा, यानी वो आईयू नहीं है, तो वो देखता रह जाएगा, और एक हेड कांस्टेबल क्या बन जाएगा? थाने का इंचार्ज बन जाएगा। तो थाने का इंचार्ज वही होगा जो एक आईयू होगा। मोस्टली इंस्पेक्टर ही बनते हैं, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे इंस्पेक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पे किसी एसआई को बना दिया जाता है, और एसआई अवेलेबल नहीं होता तो एएसआई को भी बना दिया जाता है। बस समझ में? अगली बात बताता आपका प्लेस। पी फॉर प्लेस, ओ फिर ऑफिसर। प्लेस बताता है जी आपका, यानी कि स्थान। प्लेस किसको कहेंगे? जहाँ पे क्राइम हुआ है, क्राइम सीन, उसी को प्लेस बोलते हैं जी। आप लिफ्ट देखी होगी, लिफ्ट ऊपर से नीचे जाती है, उस लिफ्ट के अंदर किसी का कत्ल हो गया, किसी को किसी ने थप्पड़ मार दिया, लिफ्ट के अंदर किसी ने गाली दे दी, प्लेस। कहाँ पे हुआ है जी अपराध? उस लिफ्ट के अंदर हुआ, तो लिफ्ट क्या होगी? प्लेस हो गया। बाइक पे कोई आदमी बैठा हुआ पीछे, उस पीछे वाले बंदे ने क्या किया? जेब से फोन चोरी कर लिया, प्लेस क्या हो गया? वो जगह हो गई। जहाँ पे मान के लो 20 सड़क में किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब क्राइम सीन कहाँ है? सड़क के बीच में, तो प्लेस हो गया। गाड़ी के अंदर किसी का रेप हो गया, तो अब क्राइम सीन कहाँ है? गाड़ी के अंदर है, तो गाड़ी को क्या कहेंगे? प्लेस कहेंगे। रेलवे की पटरी के ऊपर कोई कट के मर गया, कहाँ हुआ है क्राइम सीन? पटरी के ऊपर, तो वो क्या हो गया? क्राइम सीन हो गया। ट्रेन के अंदर चोरी होगी, ट्रेन के अंदर किसी का रेप हो गया, कत्ल हो गया, कोई भी ऑफेंस हो गया, तो जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, जहाँ पे क्राइम सीन है, उसी को क्या बोलते हैं जी? प्लेस बोलते हैं। प्लीडर, प्लीडर वो इंसान होता है, देखो प्लीडर, प्लीडर वो इंसान होता है जो किसी व्यक्ति की बात कोर्ट तक पहुंचाता है, यानी कि जज साहब तक पहुंचाता है। बताता हूँ कैसे। अब ये हो कौन सकता है? ये इंसान खुद भी हो सकता है। देखिए, जैसे ये हो गए जज साहब हमारे बैठे हुए हैं, और एक कटघरे में खड़ा हुआ है ये कोई इंसान, इस इंसान की बात जज साहब तक कौन पहुंचाएगा? ये कोई भी इंसान। ये होता है जी प्लीडर। अब ये प्लीडर कोई इंसान खुद भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई इंसान, मोस्टली तो समझ गए होगे आप, एडवोकेट साहब, आपका पीपी साहब हो गया, आपके एडवोकेट जनरल साहब हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, ये इंसान की बात कहाँ पहुंचा रहे हैं? जज साहब तक पहुंचा रहे हैं। ये क्या हो गया? प्लीडर हो गया, जो आपकी बात कोर्ट में रख रहे हैं, प्लीडर। अब कोई भी इंसान खुद का प्लीडर भी बन सकता है, चाहे उसने एलएलबी किया हो या ना किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो खुद का केस खुद लड़ सकता है जी, बिना वकील के, बिना एडवोकेट के, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो खुद की बात अगर खुद कोर्ट तक पहुंचाएगा तो क्या मामला हो गया? वो खुद प्लीडर बन गया। ठीक है, ये होता आपका प्लीडर। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है जो भी पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है। जैसे किसी ने एप्लीकेशन दे दी कि मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांग लिया, एप्लीकेशन आ गई, उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगी। अब
जैसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, पुलिस को मामला लगा सच्चा मामला लगा, तो क्या हो जाएगी, चार्जशीट दर्ज हो जाएगी। ठीक है, उस चार्जशीट दर्ज जब करेंगे, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने जब वो चार्जशीट देंगे, उसके पीछे की रिपोर्ट लगी होती है जी। उस रिपोर्ट के अंदर पता है क्या लिखा होता है कि ये एप्लीकेशन इस तारीख को आई, इस बंदे ने दी, जैसे ही हमको एप्लीकेशन दी हमने कार्यवाही इस टाइम से स्टार्ट कर दी, फिर हम इसके गांव में गए, फिर हम इसके शहर में गए, एक सूचना हमको वहाँ पे मिली, फिर हम वहाँ पे गए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हम वहाँ पे गए, फिर हमको कुछ रिपोर्ट साइबर सेल से निकलवानी पड़ी, इसकी व्हाट्सएप की चैटिंग, इसकी इंस्टाग्राम की चैटिंग, फिर हमको जो लगा हमने वो सेक्शन इसके साथ में लगा दिए और बना दी पूरी रिपोर्ट। उसी को बोलते हैं जी पुलिस रिपोर्ट। या फिर अगर कोई क्राइम सीन है तो क्राइम सीन का ऐसे बनता है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि ऐसे कार्टून बना दिए जाते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तो बार चौक से ऐसे बना, अरे ये कोई गुमड़ा थोड़ी हुआ उसका, ये ऐसे ऐसे देखा होगा ना आपने कि सड़क के ऊपर ऐसे लाश पड़ी हुई थी, इसके साइड में कोई बाइक बना हुआ था, लाश की मुंडी उत्तर दिशा में थी, इसके पांव दक्षिण दिशा में थे, इसका एक हाथ उस दिशा में था, एक उस दिशा में था। ये सारी चीजें लिखी जाती है, ऐसी पेपर पे बनाई जाती है, हाथों से बनाई जाती है। और सड़क का जो मुआयना था वो इस तरह से था। ये सारी चीजें बनाई जाती है, क्या पुलिस रिपोर्ट ही तो है। और वो सारी रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर दी जाती है चार्जशीट के साथ में। बात समझ में आई, इसी को बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। पुलिस स्टेशन किसको कहते हैं ये बात तो बता ही चुका हूँ। पुलिस स्टेशन एक ऐसा स्टेशन, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे पुलिस वाले बैठते हो, और उसका इंचार्ज कौन होगा, उसका इंचार्ज कोई पुलिस वाला ही होगा, वो कोई, और वो इंचार्ज होगा कौन, जो कोई आईयू हो। हम एसएचओ भी बोल देते हैं, थाना प्रभारी बोल देते हैं, टीआई भी बोल देते हैं, थाना इंचार्ज बोल देते हैं। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग होगी, जैसे कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग बनाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब इस थाने का एक एरिया होता है जी, पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है। जैसे कोई सदर थाना हो गया, सदर थाने का मतलब है कि वो ग्रामीण एरिया, उस ग्रामीण एरिया के अंदर जो भी क्राइम होगा उसकी शिकायत कहाँ आएगी, इस सदर थाने में आएगी। अगर कोई किसी गांव के अंदर कोई लड़ाई दंगे का मामला हो गया और वो चले गए सिटी थाने में एप्लीकेशन देने के लिए, जाते ही भगा देंगे कि भैया यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं होगी, आप जाइए सदर थाने में, सदर थाने का मामला है। बात समझ में आई। तो वो जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसका एक एरिया होता है। जैसे महिला थाना है, महिला थाना का जो एरिया दिया गया है ना भाई, पूरे डिस्ट्रिक्ट आपके अंडर में है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी भी महिला के साथ में कोई अन्याय होता है, वो मामले महिला थाने के पास में आएगी। अब वो महिला चली गई सदर थाने में, तो सदर थाने वाले इसको भगा देंगे कि बहन जी यहाँ से जाओ, महिला थाने में जाओ, आपका मामला महिला थाने में सुना जाएगा। तो वो पुलिस स्टेशन होगा। इसी तरह अगर कोई डिजिटल अपराध होता है जो आईटी एक्ट के अंदर हम सीखेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो सारे मामले साइबर थाने के हो जाएंगे, साइबर पुलिस स्टेशन। इसी तरह जो आपने देखा होगा बीच मार्केट में कोई अपनी बाइक खड़ी कर देता है, गाड़ी खड़ी कर देता है, ट्रैफिक पुलिस उसको उठा के ले जाती है। अब वो बंदा जाएगा सदर थाने में, वो बंदा जाएगा सिटी थाने में, भाई मेरी बाइक कहाँ है, मेरी बाइक कहाँ है, नहीं मिलेगी जी। क्यों नहीं मिलेगी भैया, गलत जगह पे आया है। आप जाइए ट्रैफिक पुलिस थाने में, ट्रैफिक पुलिस स्टेशन अलग होता है, सदर थाना अलग होता है, महिला पुलिस थाना अलग होता है, आपका सिटी थाना अलग होता है, साइबर पुलिस स्टेशन अलग होता है। अगर आप अपनी बाइक ढूंढने सदर थाने में आएंगे, नहीं मिलेगी, आप जाइए ट्रैफिक पुलिस थाने में। बात समझ में आई। तो अलग अलग थाने बना दिए जाएंगे। बनाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। और इनका इंचार्ज कौन होगा, जो एक आईयू ऑफिसर होगा, कोई पुलिस वाला ही होगा। ठीक है, तो पुलिस स्टेशन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। प्रेस्क्राइब्ड क्या होता है जी आपका, यानी कि सीआरपीसी के अंदर जो भी रूल बना दिया गया ना, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा जी। ये नहीं है कि कोई अपना खुद का रूल बनाएगा। इतना समझ लो कि सीआरपीसी के अंदर जो रूल बनाया गया है, जैसे कि कोग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कोग्निजेबल में बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती है। समझ में आया। तो ये क्या बन गया, रूल बन गया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा जी, चाहे वो कोर्ट हो या फिर पुलिस हो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी साहब, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप सरकारी वकील कह सकते हो। सरकारी वकील के लिए स्पेशल सेक्शन भी आगे पूरा डेफिनेशन में मैंने पूरा बताएंगे आपको क्या है वहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई सरकारी वकील, किसी के पास अगर वकील करने के पैसे नहीं है तो वो सरकारी वकील कर सकता है। जैसे कोई बीपीएल परिवार से होगा, कोई एससी फैमिली से होगा, या कोई महिला है जो पीड़ित है, जो दहेज के मामले हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हो गए, उसके पास, बेचारे के पास वकील करने का पैसा नहीं है, तो पीपी कर सकती है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकती है। और जितने भी पुलिस स्टेशन के अंदर, महिला थाने के अंदर जो मामले आते हैं ना, महिलाओं से संबंधित, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, या फिर तेजाब के जो मामले हो गए, रेप के जो मामले हो गए, छेड़खानी के जो मामले हो गए, या फिर दहेज के जो मामले हो गए, अब वो आईयू इन्वेस्टिगेशन करके जाएगा, तो कोर्ट में जब उस महिला को लेके जाएगा तो वो महिला के पास तो वकील है ही नहीं, वो बेचारी क्या करेगी, तब उसको सरकारी वकील मुहैया करवा दिया जाएगा। ठीक है, सरकारी वकील को बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर दो तरीके से बना जाता है, या तो उसका एक्सपीरियंस 7 साल से ज़्यादा का हो, या फिर उसने कोई एग्जाम कनेक्ट किया हो, जैसे एपीओ का एग्जाम करने के बाद तो असिस्टेंट बन जाएगा, असिस्टेंट के 7 साल के बाद फिर वो बन जाएगा पीपी बन जाएगा। और अच्छी तरह मैंने बताऊंगा आगे आपको, जो आगे इसका स्पेशल सेक्शन है,
ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक इंसान का केस भी लड़ सकता है और गवर्नमेंट का केस भी लड़ सकता है। अगर गवर्नमेंट के ऊपर किसी ने केस कर दिया तो गवर्नमेंट भी क्या कर देगी, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पीपी भेज देगी, भैया हमारी तरफ से तुम केस लड़ लो, क्योंकि सरकारी वकील है, सरकारी तनख्वाह ले रहा भैया। सब डिवीजन यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का कोई सब डिस्ट्रिक्ट है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके अंदर ये 3 सब डिस्ट्रिक्ट बना दी, ठीक है। यानी पूरे डिस्ट्रिक्ट का कौन होता है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इनका कौन होगा, इनका या तो एसडीएम होगा या फिर एसडीए होगा। देखो कोई सब उपमंडल बोल देते हैं, सब डिवीजन। अब सब डिवीजन का मतलब हो गया भैया एसडीओ, समझ में आया। सब डिवीजन, एक जिले के हम कई जिले बना देते हैं, यानी कि छोटे छोटे, एक जिले के अंदर छोटे छोटे जिले बना दिए ताकि वर्कलोड कम हो जाए, तो उसी को बोलते हैं। ये उपखंड बन गया, उपखंड बन गया, उपखंड बन गया, यानी कि सब डिवीजन, सब डिवीजन, सब डिवीजन। इसका ऑफिसर कौन होगा, एस सब डी डिवीजन ओ, सब डिवीजन ऑफिसर, यानी कि एसडीओ। एसडीओ साहब इसके क्या बन जाएंगे, इस एरिया के ऑफिसर बन जाएंगे। तो ठीक है, इसको बोलते हैं सब डिवीजन, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हम छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं ताकि वर्कलोड कम हो जाए। ये आगे बताऊंगा, आगे स्पेशल सेक्शन है इनके लिए सीआरपीसी में, वहां अच्छे से क्लियर कर दूंगा। सम्मन, सम्मन क्या होते हैं भैया, आईपीसी सेक्शन 172 सम्मन। देखो कुछ लोग सम्मन को गलत समझते हैं कि सम्मन आ गया मतलब कोर्ट ने हमको गिरफ्तार कर लिया, नहीं। सम्मन अलग चीज होती है और वारंट अलग चीज होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। सम्मन है ना, सम्मन होता है कोर्ट का इन्विटेशन, यानी कि जैसे आपके घर में शादी का कार्ड आ गया तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि आपको इनवाइट किया गया है। इसी तरह होता है सम्मन, वो तो हो गया शादी का कार्ड है, ये हो गया सम्मन। सम्मन में भी आपको इनवाइट ही किया जाता है कि आइए आप कोर्ट में आइए, इस तारीख को आइए। लेकिन शादी में आप जाओ या ना जाओ वो आपकी मर्जी है, सम्मन में आपको जाना ही पड़ेगा जी, वो कोर्ट की ड्यूटी है। अगर आप नहीं जाओगे तो कोर्ट आपके ऊपर 174 का मुकदमा कर देगी, ठीक है। सम्मन, कोर्ट इनविटेशन भेजती, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस इंसान ने कोई क्राइम ही किया हो। जिसके पास सम्मन जाएगा जरूरी नहीं उसने कोई क्राइम ही किया। मेरे पास सम्मन आ गया कोर्ट से कि आपको कोर्ट में बुलाया, तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे कोर्ट में जाना चाहिए जिस तारीख को बुलाया। जरूरी थोड़ी है कि मैंने कोई क्राइम ही किया, क्या पता मेरी कोई गवाही चाहिए कोर्ट को, किसी सीसीटीवी में मेरा थोपड़ा हो गया और वहाँ के लोग मेरे को, कोई पीपी साहब जानते हो कि सर मैं इस इंसान को जानता हूँ, इसका एड्रेस मेरे को पता है, इसके पास आप सम्मन भेज दीजिए। अब सम्मन से मेरे को बुला लिया, अब मेरी क्या पता गवाही की जरूरत हो तो बुला सकती है मेरे को कोर्ट, आपको भी बुला सकती है, किसी को भी सम्मन भेज के बुला सकती है। जैसे किसी मामले की सुनवाई, कोई पुलिस वाले ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया, ठीक है, मामला कोर्ट में चल रहा है, चलते चलते 3 साल हो गए, 3 साल के बाद लगा कि भैया उस पुलिस वाले को भी बुला लो। अब पुलिस वाले ने कोई क्राइम थोड़ी किया, उस पुलिस वाले के पास में चला गया कोर्ट का सम्मन कि कोर्ट ने आपको याद किया जी, आपको बुलाया है। बुलाया क्यों है, 3 साल पहले जिस मुकदमे में आपने इन्वेस्टिगेशन की थी ना, उसके बारे में कोर्ट आपसे कुछ गवाही चाहती है। तो सम्मन किसी के पास में आ सकता है, चाहे वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, इसका कोई लेना देना नहीं है, किसी भी क्राइम का सम्मन से लेना देना नहीं है। सम्मन एक इन्विटेशन होता है, किसी भी इंसान के पास में आ सकता है कि आपको कोर्ट ने बुलाया है जी, बस। अब कोर्ट में बुलाने के बाद कोर्ट उससे क्या पूछती ना पूछती वो कोर्ट की मर्जी, लेकिन ड्यूटी बनती जाना चाहिए। नहीं जाओगे तो 174 का मामला बन जाएगा, सजा होती है इसके अंदर। और शादी कार्ड पे जाओ या ना जाओ, ठीक है। और अगर सामने वाली पार्टी ने अच्छे पैसे दे रखे हो, पहले आपको अच्छे खासे पैसे दे रखे हो गिफ्ट में, फिर उन्होंने कार्ड भेजा और आप नहीं गए, फिर तो वो भी आपके ऊपर चार्ज लगाएंगे, आपके घर में आके लड़ाई करेंगे, अच्छा हमसे तो 5000 रुपये ले गए नेक के, अब खुद देने की बारी आई जब शादी में ही नहीं आए, ठीक है। वारंट, वारंट यानी कि या तो गिरफ्तारी का वारंट या फिर तलाशी का वारंट, कि कोर्ट वारंट जारी कर सकता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए और किसी घर की तलाशी लेने के लिए। वारंट यानी कि कोर्ट की परमिशन मिल जाएगी पुलिस को, और वारंट जारी पुलिस को ही नहीं किसी थर्ड व्यक्ति को भी कर सकती है। जैसे मैं हूँ, कोर्ट ने मेरे को वारंट जारी कर दिया कि हाँ तू उस इंसान को गिरफ्तार कर सकता है, मैं पुलिस में नहीं हूँ लेकिन उसको गिरफ्तार कर सकता हूँ, मेरे पास वारंट है। कोर्ट ने कह दिया कि हाँ तू उस घर में जाकर तलाशी ले सकता है क्योंकि मेरे पास वारंट है। वारंट का मतलब कोर्ट की परमिशन है जी, ठीक है। पुलिस को भी मिल सकती है, किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी मिल सकती है। एनी वर्ड, एनी वर्ड का मतलब ये है भैया इनके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड बच गया है जिसकी डेफिनेशन हमको आईपीसी में मिलती है तो वो यही माना जाएगा, वो उस डेफिनेशन को भी यही मतलब पूरी प्राथमिकता दी जाएगी, समझ गए। तो जो भी डेफिनेशन इनके अलावा आईपीसी में बताई गई है वो भी डेफिनेशन ही मानी जाएगी, और अगर उनका जिक्र सीआरपीसी में आएगा तो वही माना जाएगा जो वहां पे लिख रखा है। और एक्स्ट्रा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसके अलावा अगर कहीं पे एविडेंस एक्ट के अंदर कोई डेफिनेशन दी गई है, आईटी एक्ट के अंदर, कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, किसी भी एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है ना, वो सभी डेफिनेशन मान्य होती है जी, चाहे मामला आईपीसी का हो सीआरपीसी का हो। लेकिन ये सिर्फ ये कहता है कि जो आईपीसी के अंदर डेफिनेशन दी गई है उनको मान्य होगा, लेकिन कहीं अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ की परिभाषा दी गई है तो उसको माना जाएगा ना,
वो भी डेफिनेशन पूरी मान्य होगी। तो ये था जी आपका CRP सेक्शन 2 डेफिनेशन। समझ में आया या नहीं आया मेरे को जरूर बताएं। अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना। आगे के सेक्शन चाहिए तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की, वहाँ पे आपको सिंगल CRPC नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आपको बाकी के सेक्शन भी मिल जाएंगे। थैंक यू डियर।